नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 गति के नियम पर, जिसमें हमने लेक्चर 4.4 तक कंप्लीट कर लिया था और हमने सारी थ्योरी पढ़ ली थी। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन जिस क्वेश्चन से स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहे हैं उसमें। एल लंबाई की एक चेन मतलब जंजीर की बात हो रही है, ठीक है। एक चेन यानी जंजीर अंशतः मेज के किनारे से लटकी है, ठीक, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, यदि चेन तथा मेज के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है, म्यू एस हो, तो चेन की कितनी अधिकतम लंबाई लटकाई जा सकती है जिससे कि चेन का मेज पर पड़ा भाग ना खिसके। आप देखिए, आप अपने अनुभव से भी ये बात समझ सकते हैं। सपोज करिए कि ये एक मेज का किनारा है, ठीक, मतलब ये एक मेज है और ये इसका किनारा नीचे से ये किनारा है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे कुछ पावा वगैरह लगा होगा इसके सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम चेन, अगर पूरी चेन मेज के ऊपर रखी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आधी चेन मेज पर हो आधी चेन लटकी हो तो एक बैलेंस बनना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वो बैलेंस का मतलब ये है कि अगर लटकी हुई चेन का भाग, अगर लटकी हुई चेन के मतलब जितनी चेन लटकी है, अगर उतने हिस्से का भार मेज पर पड़ी हुई चेन के भार के बराबर हो जाए तब तो बैलेंस। अगर मान लीजिए कहीं ये ज्यादा हो गया और इसका भार कम पड़ गया तो चेन फिसल के पूरी नीचे आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी। तो वही वो बोल रहे हैं कि, और आप अपने अनुभव से ये भी देखते होंगे कि अगर हम लटके हुए भाग को बढ़ाते जाएं, मतलब चेन का वो भाग जो लटका हुआ है अगर हम उसको बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी चेन फिसल के नीचे आ जाएगी, ठीक है। और तो वही वो पूछ रहे हैं कि चेन को अधिकतम कितनी लंबाई तक लटका सके, हम कितनी लंबाई तक लटका सकते हैं कि मेज पर पड़ा भाग ना फिसले, ठीक है। तो मुझे वही ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ज्यादा, ठीक है। वैसे मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उतने ही कराता हूं और सभी टाइप के भी कराता हूं, ठीक है। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या है, ठीक। तो हमने मान लिया कि पूरी चेन की लंबाई कितनी है, कैपिटल एल। तो अगर कैपिटल एल लंबाई का द्रव्यमान है कैपिटल एम, ठीक है, तो चेन की एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल एल। इसी को हमने एकांक लंबाई का द्रव्यमान एम बोला है, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। खैर चलिए, अब देखिए यहां पे कितने बल लग रहे हैं, कौन कौन सा बल ऐसा है जो मूव करेगा या करवाएगा, ठीक है, और कौन सा ऐसा बल है जो अपोज करेगा। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि जितना भाग लटका है, ठीक है, जंजीर का जितना भाग लटका है उसका भार नीचे की ओर लग रहा होगा, ठीक है, और वो भार इस पूरी चेन को यानी मेज पर पड़ी हुई चेन को आगे की ओर खिसकाने का प्रयास करेगा। लटकी हुई चेन, जितनी चेन लटकी है इतनी लटकी हुई चेन का जो भार है वो नीचे डाउनवर्ड काम करेगा, ठीक है, वो नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक। और यही बल मेज पर पड़ी हुई चेन को आगे की ओर खींचने का प्रयास करेगा। और आप सोचिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए चेन आगे की ओर खिसक रही है, तो जब चेन आगे की ओर खिसकेगी तो क्या होगा, इस पर पीछे की ओर एक घर्षण बल भी कार्य करने लगेगा, वो घर्षण बल एफएस हो जाएगा, ठीक है। बस मुझे यही देखना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने एक शुरुआत कहां से की, हमने माना कि संपूर्ण चेन का स्मॉल एल लंबाई का हिस्सा जो है वो लटका है, ठीक है। तो लिखेंगे अगर लटकी हुई चेन की लंबाई एल है तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है स्मॉल एम, तो एल लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू एल, यानी जितनी चेन लटकी है उसका द्रव्यमान कितना है, एम एल, और जब द्रव्यमान ml है तो भार कितना हो जाएगा, ml इंटू जी, ठीक है। ये भार इसको नीचे की ओर खींचने का प्रयास करेगा और ये घर्षण बल इसे पीछे की ओर खींचने का प्रयास करेगा। अब देखिए, तो मेज पर जो चेन रखी है उस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल लटकी हुई चेन का भार है जो उसे नीचे की ओर लाने का प्रयास कर रहा है, दूसरा बल घर्षण बल है जो मेज पर पड़ी हुई चेन को गति करने से रोक रहा है, और इन दोनों का परिणामी ही उसको गति कराएगा, ठीक है। देखिए, मेज पर पड़ी चेन पर कार्यरत घर्षण बल Fs एवं लटकी हुई चेन का भार mlg मेज पर पड़ी चेन को गति कराएगा, क्योंकि मेज पर पड़ी चेन पर दो बल कार्य कर रहे हैं। बताया था दोस्तों, मेज पर पड़ी हुई चेन पर दो बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल तो लटकी हुई चेन का भार है mgl जो
मेज पे पड़ी हुई चेन को आगे की ओर खींचने का प्रयास करेगा ताकि एक चेन पूरी नीचे आ जाए, ठीक है। लेकिन जैसे ही चेन गति करेगी या करने वाली होगी, एक घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा और वो घर्षण बल इस चेन को गति करने से रोकेगा, ठीक। अब घर्षण बल और लटकी हुई चेन का जो भार है, इन दोनों का परिणामी ही उसको गति कराएगा। और आपको पता है दोस्तों, अगर चेन गति करेगी तो नीचे की ओर ही आएगी, उल्टा नहीं होगा कि चेन रिवर्स चली गई, ठीक है। गति करेगी तो नीचे की ओर ही आएगी। इसका मतलब अगर गति हो रही है तो mgl का मान, यानी मेज पर जो चेन रखी है उस पर नीचे की ओर लगने वाला भार ज्यादा है, नीचे की ओर लगने वाला बल ज्यादा है कंपैरिजन टू घर्षण बल, ठीक है। तो जो चीज बड़ी होगी, जो बल बड़ा होगा, उसमें से छोटे वाले बल को घटाएंगे। तो इस चेन पर, मेज पर रखी हुई चेन पर जो नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है वो ज्यादा होगा, ठीक है, यानी mlg। और इसमें से छोटे वाले बल को घटाएंगे, किसको घटाएंगे, fs को घटाएंगे, ठीक है। इक्वल ये हो जाएगा m इंटू, अच्छा, ये इन दोनों का जो परिणामी बल है वो उसको गति कराएगा। और चेन गति कर रही है दोस्तों, चेन गति कर रही है, और यहाँ पे चेन गति करेगी तो संपूर्ण चेन की बात हो रही है भाई। गति करेगी अगर तो संपूर्ण चेन है ना, तो संपूर्ण चेन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है m, तो संपूर्ण चेन की लंबाई कितनी है, कैपिटल L, तो कैपिटल L लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m इंटू कैपिटल L। ये हो जाएगा m इंटू कैपिटल L, ये तो द्रव्यमान हो गया, इंटू में त्वरण, क्योंकि न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पे लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों जरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहे हैं कि अधिकतम, चेन की अधिकतम कितनी लंबाई लटकाई जा सकती है जिससे चेन का मेज पर पड़ा भाग ना खिसके का मतलब क्या हो कि गति ना करे मतलब त्वरण उसमें जीरो हो, ठीक है। तो ये पूरा, और जीरो वैसे भी गति ना करने के लिए ये अति आवश्यक है कि दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर लें, ठीक है। चेन की संतुलन की अवस्था में कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0 रखिए, गति हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा mlg माइनस fs इक्वल 0, यानी हो जाएगा mlg इज इक्वल टू fs, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों, fs को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा mlg, और fs को हम लोग लिख सकते हैं μs इंटू fs। अच्छा, एक बात समझिएगा, घर्षण बल किस पे लग रहा है, घर्षण बल केवल चेन के उतने हिस्से पर लगेगा जितना चेन का जो हिस्सा मेज के संपर्क में है। भाई जो चेन का जो हिस्सा लटका है वो मेज के संपर्क में नहीं है तो उस पर घर्षण बल नहीं लगेगा। घर्षण बल केवल इतनी लंबाई पर लगेगा, और इतनी लंबाई किसके बराबर होगी भाई, पूरी लंबाई L के बराबर है, कैपिटल L। ये वाली लटकी हुई लंबाई स्मॉल l के बराबर है, तो ये बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ठीक है। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो घर्षण बल किसके बराबर होता है, घर्षण बल होता है म्यूएस इंटू आर के। आर क्या है, अभिलंब तल की प्रतिक्रिया है दोस्तों। अभिलंब तल की प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है कि देखिए, मेज जंजीर पर जो ऊपर की ओर बल लगाएगी, मेज जंजीर पर जो अपने तल के लंबवत ऊपर की ओर जो बल लगाएगी उसे बोल देंगे अभिलंब तल की प्रतिक्रिया। लेकिन दोस्तों न्यूटन ने अपने गति के तीसरे नियम में कहा था कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होता है उसमें कहा गया था कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे रखी है तो वो जो वस्तु अपने भार के बराबर बल आरोपित करेगी दूसरी वस्तु पे, तभी दूसरी वस्तु उस पर बल लगाएगी, ठीक है, उतना ही बल लगाएगी। यानी कि चेन का जो हिस्सा मेज पर रखा है वो अपने भार के बराबर बल लगाएगा मेज पर, तो मेज भी क्या करेगी, रिवर्स में, बदले में क्या करेगी, जितना बल चेन उस पर लगा रही है उतना ही बल मेज चेन पर लगाएगी, ठीक है। तो यानी मुझे R का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जितनी चेन मेज पर रखी है उसका भार निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mlg इक्वल μs, और मेज पर पड़ी चेन का द्रव्यमान निकाला जाए पहले। एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है तो L माइनस स्मॉल l लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m इंटू L माइनस L, और भार निकालना है तो G से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई मेज पर पड़ी चेन का द्रव्यमान पता चल गया, भार निकालना है G से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये इंटू G, ठीक है। G से G कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये देखिए, और M से M कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना बच रहा है वो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। L इक्वल म्यूएस ब्रैकेट में
कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, मल्टीप्लाई करिए जरा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एल माइनस म्यू एस इंटू स्मॉल एल। इधर ले आइए, कितना हो जाएगा, एल कॉमन ले लिया, 1 प्लस म्यू एस इक्वल म्यू एस इंटू एल। यहां से जरा कॉमन लेके एल की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू एस इंटू एल अपॉन में 1 प्लस म्यू एस। ठीक है, तो दोस्तों ये है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, यहीं पे आपका आंसर समाप्त होता है। ठीक है, चीजों को समझने का प्रयास करिए। इस टाइप के क्वेश्चन, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन्हीं की बात कर रहा था थ्योरी पढ़ाते वक्त। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एल लंबाई की एक चेन है, यानी कि जंजीर है, जो अंशतः मेज के किनारे से लटकी है। अंशतः का मतलब होता है कि चेन का थोड़ा सा हिस्सा मेज के किनारे से हवा में झूल रहा है, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, यदि चेन तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक कितना हो, म्यू एस हो। भाई चेन और मेज के बीच घर्षण गुणांक मतलब कि चेन का जो हिस्सा मेज पर रखा है, अगर वो हिस्सा गति करने का प्रयास करेगा तो वो हिस्सा मेज के ऊपर फिसलेगा, और जब मेज के ऊपर फिसलेगा, दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, तभी तो घर्षण उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, यानी घर्षण, मेज और जंजीर के बीच में जो घर्षण लगेगा उसका घर्षण गुणांक कितना है, म्यू एस है। ठीक, तो चेन की कितनी अधिकतम लंबाई को हम हवा में लटका सकते हैं, जो बोल रहा था। ठीक है, जिससे कि चेन का मेज पर पड़ा हुआ हिस्सा गति ना करे। ठीक, तो मैंने पहले डायग्राम बनाया, इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम मस्ट है। ठीक है, थोड़ी सी चेन को लटका दिया, हमने माना स्मॉल एल लंबाई की चेन को हमने लटका दिया है। भाई पूरी चेन की लंबाई कैपिटल एल है और हमने स्मॉल एल लंबाई की चेन को लटकाया है, तो मेज पर पड़ी हुई चेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। भाई पूरी लंबाई में से लटकी हुई लंबाई घटा देंगे तो मेज पर पड़ी हुई चेन की लंबाई मिल जाएगी, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ठीक है, ओके। अब अगर सपोज करिए, अगर ये चेन गति करती तो चेन नीचे ही आती, इतना तो श्योर है। ठीक है, तो जब चेन नीचे आती तो इस पे घर्षण लगता। मैंने आपको बताया था घर्षण एक ऐसा गुण होता है जो लगातार वस्तु की गति का विरोध करता है, लेकिन एक सीमा तक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पत्थर है, हम उसे धकेल रहे हैं, हम उसे खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं, मानता हूं थोड़ा बल लगाऊंगा वो गति नहीं करेगा, लेकिन हमने थोड़ा बल अप्लाई किया ना, तो उसकी गति का विरोध करने के लिए घर्षण बल उत्पन्न हो गया। वो घर्षण बल मेरे द्वारा लगाए गए बल के बराबर है, इसलिए हम दोनों का बल कैंसिल हो गया, पत्थर नहीं हिल रहा है। जब हम और बल लगाएंगे वो घर्षण बल फिर बढ़ जाएगा, हम अपने बल को बढ़ाते जाएंगे, घर्षण बल भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हमारे द्वारा लगाया गया बल इतना ज्यादा हो जाएगा कि घर्षण बल उसका विरोध नहीं कर पा रहा है, तब मेरा बल ज्यादा है, तब वो पत्थर खिसकना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, यहां भी ऐसा ही हो रहा है। तो घर्षण बल शुरुआत में गति का विरोध करेगा। ठीक है, अगर मेज पर पड़ी हुई चेन को हम देखें तो इस पे दोस्तों दो बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल तो वो है जो लटकी हुई चेन की भार के बराबर है। लटकी हुई चेन का भार कितना है, m इंटू एल इंटू जी। कैसे आया भाई, एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है स्मॉल एल, तो एल लंबाई का द्रव्यमान होगा m इंटू एल। और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पता है, उसका भार निकालना है, स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो लटकी हुई चेन का जो भार है वो पूरा भार मेज पर पड़ी हुई चेन को नीचे लाने का प्रयास करेगा, और इस चेन को रोकने का प्रयास कर रहा है घर्षण बल। अगर ये चेन को संतुलित होना है, किसी भी वस्तु को संतुलित होना है, जैसे पेन है, इसको संतुलित होना है, तो इस पर इधर की ओर लगने वाला बल इधर की ओर लगने वाले बल के बराबर होना चाहिए। तो दोनों का परिणामी हमने निकाला। अच्छा, एक जनरल केस लेता हूं, मान लीजिए अगर ये चेन गति करती, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये चेन गति करती, तो इतना तो सबको पता है ना, अगर ये चेन गति करती तो नीचे ही आती, रिवर्स में ना जाती। मतलब इस पर नीचे की ओर लगने वाला बल ml इंटू जी जो है वो fs से ज्यादा होता। तो यहाँ पे मैकेनिक्स में हम लोग यही करते हैं कि जो बल ज्यादा होता है उसमें से कम वाले को घटाते हैं और फिर उनका परिणामी देखते हैं। ठीक है, तो ये बल ज्यादा है, ml इंटू जी में से कम वाला बल एफएस को घटा दिया। ठीक है, और इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो क्या करेगा, वो चेन को गति कराएगा। और चेन मतलब संपूर्ण चेन, तो संपूर्ण चेन का भार कितना हो गया, m इंटू एल, सॉरी द्रव्यमान कह रहा हूं, है ना। संपूर्ण चेन का द्रव्यमान कितना हो गया, m इंटू एल, उसको a से गुणा कर दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि न्यूटन ने अपने गति के दूसरे नियम में कहा था कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो है वो उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो वस्तु पर, चेन पर परिणामी बल लग रहा है इतना, और ये परिणामी बल किसके बराबर होगा,
वस्तु के द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर। लेकिन चेन की संतुलन की अवस्था में कोई गति नहीं हो रही है तो त्वरण 0 कर दिया। और वैसे भी मैंने बताया अगर संतुलन की अवस्था की बात हो रही है तो नीचे की ओर लगने वाला बल ml इंटू जी घर्षण बल के बराबर और विपरीत होना चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट 0 आएगा। ठीक है, और वो संतुलन की अवस्था में रहेगी। यहाँ 0 पुट किया, इतना आ गया। Fs बराबर कितना होता है म्यू एस इंटू आर। कहां से आया? सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के नियम में ये बात करी गई थी। ठीक है, अब आर क्या है दोस्तों? आर अभिलंब तल की प्रतिक्रिया है। भाई तल पर जितना बल हम लगाएंगे तल भी हम पर उतना ही बल लगाएगा। अब आप सोचिए मेज के तल पर केवल जंजीर का इतना हिस्सा रखा है, L कैपिटल L माइनस स्मॉल l। ठीक है, तो कैपिटल L माइनस स्मॉल l लंबाई की जो जंजीर है वो अपने भार के बराबर बल ही लगाएगी मेज पर, और मेज भी रिटर्न में क्या करेगा? उस पर उतना ही बल लगाएगा। यानी कि अगर मुझे R का मान निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? ये जो जंजीर की लंबाई है कैपिटल L माइनस स्मॉल l, इसके भार की गणना हम कर ले, वही R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो भार कैसे मिलता है? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो कैपिटल L माइनस स्मॉल l लंबाई का द्रव्यमान निकालेंगे, फिर उसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है m, तो L माइनस स्मॉल l लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m L माइनस स्मॉल l। ठीक है, और इसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। अब देखिए m से m कट गया, g से g कट गया, कितना आया? L इक्वल म्यू एस ब्रैकेट में L माइनस स्मॉल l, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू एस से। ठीक है, L का मान निकालेंगे, कितना आएगा? म्यू एस इंटू एल अपॉन में 1 प्लस म्यू एस। ठीक, यही आपका आंसर है। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन एंड होता है। मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? 4 kg का एक गुटका A एक अन्य 5 kg के गुटके पर रखा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक द्रव्यमान है, कोई भी आप कोई भी वस्तु मान लीजिए। गुटका मतलब कोई भी वस्तु मान सकते हैं, ईंटा पत्थर भी। ठीक है, तो ये कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान है 4 किलोग्राम। दूसरी वस्तु है, उसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। तो जो वस्तु A है 4 किलोग्राम वाली वस्तु है, वो 5 किलोग्राम वाली वस्तु के ऊपर रखी है। ठीक, ओके, तो यही बोला गया है। ठीक, तथा गुटका बी जो है, यानी इसकी बात कर रहा है, गुटका बी एक चिकनी क्षैतिज मेज पर है। ये एक मेज पर रखा है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, चिकनी क्षैतिज मेज। तो मेज तो समझ में आ गया, क्षैतिज मेज मतलब ऐसे रखी होगी मेज, ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। ठीक है, क्षैतिज मेज समझ में आ गया। लेकिन चिकनी क्षैतिज मेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसमें घर्षण नहीं होगा, यानी घर्षण गुणांक कितना होगा? 0 होगा। घर्षण गुणांक 0 है तो घर्षण बल भी 0 होगा, क्योंकि आपको पता है Fs इक्वल कितना होता है? म्यू एस इंटू आर। अगर म्यू एस 0 हो गया तो Fs भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और म्यू एस 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? उस सतह को स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, खुरदुरा नहीं होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक, चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। और क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं? गुटके ए को बी पर खिसकाने के लिए, यानी अगर गुटके ए को बी पर खिसकाना है तो 12 न्यूटन का बल लगाते हैं। यानी कि इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा ये। ठीक है, अगर हम चाहते हैं गुटका ए बी पर स्लाइड करे तो 12 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाना पड़ता है। बी पर अधिकतम कितना फोर्स लगाएं? हमसे पूछ रहे हैं कि बी पर अधिकतम कितना फोर्स हम लगाएं कितना फोर्स लगाएं कि ए व बी एक साथ चलने लगे। इस बल से उत्पन्न त्वरण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें दो चीज निकालनी है कि अधिकतम क्षैतिज बल हम कितना लगाएं बी पर, और उत्पन्न त्वरण निकालना है। ठीक है, आपको पता है कि अगर ए पर फोर्स लगाएंगे तो केवल ए चलेगा, लेकिन अगर ये फोर्स हमने बी पर लगाया तो दोनों एक साथ चलेंगे। और बी पर हम कितना फोर्स लगाएं कि दोनों एक साथ चलें? ठीक, कम से कम हम कितना फोर्स लगाएं उसकी बात कर रहा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब गुटका ए गुटके बी पर गति करेगा तो इनके बीच में घर्षण होगा। ठीक है, यानी जो बी गुटका है वो गुटके ए पर घर्षण बल लगाएगा। ठीक, गुटके बी द्वारा गुटके ए पर आरोपित घर्षण बल। भाई जब ए बी पर गति करेगा तो बी ए पर कुछ ना कुछ घर्षण बल लगाएगा। ध्यान रखिए, मेज चिकनी है लेकिन गुटके बी की जो सतह है वो चिकनी नहीं है। ठीक, तो जब ए बी पर गति करेगा, ए गुटका बी पर फिसलेगा तो बी ए पर जरूर कुछ ना कुछ घर्षण बल लगाएगा। मैं उसको निकाल रहा हूं। ठीक है, ये हो गया एफ एस इक्वल कितना हो गया? एफ एस चलिए ठीक है, एफ एस कितना हो गया? ये आ जाएगा म्यू एस इंटू आर होता है ना दोस्तों। ठीक है, म्यू एस इंटू आर। आर क्या होगा? आर होगा तल द्वारा वस्तु पर लगी अभिलंब प्रतिक्रिया। तो गुटका बी जो है वो गुटके ए पर कितना प्रतिक्रियात्मक बल लगाएगा? गुटका ए बी पर जितना भार लगा रहा है
गुटका भी ए पर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाएगा। यानी आर का मान निकालना है तो क्या देखेंगे, कहीं भी दोस्तों आर का मान निकालना हो तो बस ये देखिए, जो तल वस्तु पर अभिलंब प्रतिक्रिया आरोपित कर रही है, जो भी तल वस्तु पर अभिलंब प्रतिक्रिया आरोपित कर रहा है, ठीक है, तो वो देखिए कि उस तल पे रखी हुई वस्तु का भार कितना है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं बी ए पर प्रतिक्रियात्मक बल लगा रहा है, तो बी पर जो वस्तु रखी है उसका भार कितना है, और बी पर केवल वस्तु रखी है गुटका ए, तो गुटके ए का भार निकाल लीजिए। भाई गुटके ए का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान भार निकालने के लिए, वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई करते हैं। द्रव्यमान है यहाँ पे 4, गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा 4 × g, ये निकल के आ गया भार। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू एस इंटू यहाँ पे एम ए मतलब गुटके ए का द्रव्यमान, ठीक है, और इंटू में जी, ठीक। सॉल्व कर लीजिए इसको, एफ एस इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो गया म्यू एस इंटू यहाँ पे 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 × म्यू एस इंटू जी, ठीक। अच्छा, और देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए को बी पर खिसकाने के लिए, गति कराने के लिए 12 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाना पड़ता है। आपको पता है ना कि जैसे ही आपके द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल के बराबर भी हो जाएगा, वस्तु गति करने लगेगी, ठीक है। यानी कि इस केस में यहाँ पे जो हमें 12 न्यूटन का बल दिया है वो क्या है, वो घर्षण बल के बराबर होगा। यहाँ पुट करिए जरा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 न्यूटन, ठीक, इक्वल 4 × म्यू एस इंटू जी। यहां से जरा म्यू एस की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, म्यू एस इक्वल, ये कटेगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 3/g, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। चलिए, ठीक है, ये इसको काट के लिखा है मैंने यहाँ पे 3, ठीक। अच्छा, अभी क्या है, अभी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुटके इतना हो गया, ठीक है। बी पर कितना बल लगाएं, एफ डैश की बात कर रहे हैं। अब हमें दोनों को साथ में गति कराना है। पहले ए चल रहा था, बी के ऊपर फिसल रहा था, मतलब अब बी पर बल लगाएंगे तो दोनों साथ में चलेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि बी पर अधिकतम कितना क्षैतिज बल लगाएं जिससे कि ए व बी दोनों साथ साथ चलने लगे, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, जब आप गुटके बी पर बल लगाएंगे तो क्या क्या होगा। देखिए, जब आप बी पर बल लगाएंगे तो आपको 2 घर्षण बलों के बराबर बल लगाना पड़ेगा। पहला घर्षण बल वो कि जब जो बी ए पर लगा रहा है, सपोज करिए जैसे पहले वाले केस में ए बी पर फिसल रहा था तो गुटका बी गुटके ए पर घर्षण बल लगा रहा था, ठीक है, वो जो कि हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर ए फिक्स रहे और बी उसके नीचे से गति करना प्रारंभ कर दे तो गुटका ए गुटके बी पर बल लगाएगा, घर्षण बल। वो दोनों घर्षण बलों का जो योग होगा, कम से कम उतना ही बल हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ऐसा मोशन पॉसिबल है, ठीक है। तो यानी कि एफ डैश का मान कैसे मिलेगा, एफ डैश का मान हमें तब मिलेगा जब हम लोग यहाँ पे अलग अलग काम करेंगे। पहले हम वो घर्षण बल निकालेंगे जो बी ए पर लगा रहा है, ठीक है। तो बी ए पर कितना घर्षण बल लगाएगा, एफ एस मतलब घर्षण बल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू बी पर कौन वस्तु रखी है, ए रखी है, तो ए का पूरा भार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए इंटू जी, ठीक। ये तो वो घर्षण बल हो गया जो बी ए पर लगा रहा है। अब उल्टा बी ए पर घर्षण बल लगा रहा था, वो निकाल चुके हैं। अब ए बी पर कितना लगाएगा वो निकालिए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए म्यू एस इंटू एम बी इंटू जी, एम बी इंटू जी किया, गुटके बी का भार मिल गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक, योग करना था इसलिए। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, म्यू एस बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा, एम ए प्लस एम बी इंटू में जी, ठीक। म्यू एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दीजिए सारी वैल्यू। ये कितना है 3/g, और इधर देखिएगा एम ए कितना है, एम ए 4 है, एम बी 5 है। एम ए मतलब गुटके ए का द्रव्यमान, एम बी मतलब गुटके बी का द्रव्यमान, ठीक है। 4 + 5 इंटू यहाँ पर जी एज इट इज रहेगा, जी से जी कैंसिल भी हो जा रहा है, देखिए। और जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आएगा, एफ डैश इज इक्वल टू 4 × 5 = 9 और 3 = 27, ठीक है, 27। ये 27 भार है, ठीक है। तो मात्रक हम लोग क्या लिख सकते, बल है तो मात्रक न्यूटन लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि 27 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा तब ये दोनों साथ चलेंगे, ठीक है। अब एक और चीज छूट रही है, क्या, बल से उत्पन्न त्वरण भी निकालना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप बल लगा रहे हैं, 27 न्यूटन का बल लगा रहे हैं वस्तु बी पर, तो दोनों साथ चल रहे हैं, मतलब आपके द्वारा लगाया गया बल एफ डैश जो है वो ए और बी दोनों को साथ में गति करा रहा है ना, ठीक है, ठीक है। यदि गति में
उत्पन्न त्वरण A हो तब क्या हो जाएगा भाई, A इज इक्वल टू त्वरण इज इक्वल टू आरोपित बल अपॉन द्रव्यमान। या यहाँ पे द्रव्यमान का मतलब उस द्रव्यमान से होता है जो गति कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही वस्तु गति कर रही है तो दोनों वस्तु का द्रव्यमान लिया जाएगा, ठीक है। और दोनों वस्तु का द्रव्यमान मतलब ma प्लस mb। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये है 27, ठीक है, अपॉन में ma प्लस mb कितना हो जाएगा 4 + 5, ठीक। सॉल्व करके कितना आएगा, a इज इक्वल टू 9, ऊपर 27 है नीचे 9 है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल। तो इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड मत करिएगा, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस पे भी स्टार लगा हुआ है। अब दोस्तों हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहे हैं, खुरदरे पृष्ठ पर रखे 25 किलोग्राम के टुकड़े को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है, ठीक। घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण के मान की गणना कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि जब आप गुटकी को चलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है ठीक चलाने के लिए। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब कोई वस्तु किसी तल पर रखी होती है, हम उस पर बहुत हल्का बल लगाएं तो क्या वो वस्तु चलेगी? नहीं चलेगी। अभी मैंने कुछ समय पहले क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था एक पत्थर का। पत्थर पे आप बल लगाते, पत्थर बहुत मान लीजिए बड़ा है, आप उस पर थोड़ा सा बल लगाएंगे तो वो गति नहीं करेगा। आप अपना बल बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं चल रहा है, आप और बल लगाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपके द्वारा लगाया गया बल इतना हो जाएगा कि अब पत्थर गति करना प्रारंभ कर देगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे ठीक चलाने का मतलब ये है कि उस पर कम से कम इतना बल लगा दिया गया है कि बस वो चलना शुरू कर दिया, ठीक है। और ठीक चलाने के लिए आवश्यक बल का जो मान होता है, अगर बल उससे थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो वस्तु नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक चलाने का मतलब ये है। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में वस्तु पर लगाया गया आरोप मतलब वस्तु पर आरोपित बल वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल के ठीक बराबर होगा, तभी दोनों एक दूसरे का विरोध कर देंगे और वस्तु चलना प्रारंभ कर देगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि वस्तु पर कार्यरत घर्षण बल का मान निकालेंगे और उस घर्षण बल को आरोपित बल के बराबर कर देंगे और सबको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सारी वैल्यू दी है। एफएस मतलब वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल जब वस्तु पर आरोपित बल के बराबर हो जाएगा तब वस्तु बिल्कुल ठीक चलना प्रारंभ करेगी, ठीक। अगर आपके द्वारा आरोपित बल का मान थोड़ा सा भी कम हुआ और घर्षण बल थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, वस्तु गति नहीं करेगी। तो यहाँ पे ठीक चलाने का मतलब ये है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको जो आरोपित बल दिया गया है एक्चुअल में वो घर्षण बल ही है, ठीक है, घर्षण बल के बराबर होता है। इस स्थिति में आरोपित बल घर्षण बल के बराबर होते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ F मतलब आरोपित बल, FA में लिख दे रहा हूँ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू FS इज इक्वल टू 98 न्यूटन दिया है ना, 98 न्यूटन, ठीक है। म्यूएस की वैल्यू दी नहीं, म्यूएस की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। और M 25 और G की वैल्यू दी है 9.8, ठीक है, 9.8 और सॉरी 12 नहीं दिया है, 98 है, ठीक है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा म्यूएस इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 9.8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा 10 टाइम्स चला जाएगा और म्यूएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यूएस ये आ जाएगा 10/25, 5 से काटेंगे 2/5, 2/5 मतलब 0.4, ठीक है। कितना आया 0.4 आ गया। तो घर्षण गुणांक का मान तो निकल आया, ठीक है। घर्षण गुणांक पूछ रहे थे वो तो निकल आया। अब घर्षण कोण निकालना है, तो घर्षण कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने पढ़ रखा है एक फॉर्मूला होता है कि tan θs इज इक्वल टू μs, ठीक है। और यहाँ पे θs क्या है दोस्तों, θs है हमारा घर्षण कोण, ठीक है। थ्योरी में आपने पढ़ा होगा घर्षण कोण, ठीक, ये वही घर्षण कोण है। इसी के बारे में हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे θs निकालिए, θs इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स μs, और μs की वैल्यू आपको दी है, ठीक। θs इज इक्वल टू tan इनवर्स μs की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.4 और ये हो गया 0.4। और यहाँ आपको दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आप इतना तो कर ही सकते हैं, यहाँ से निकालिए tan इनवर्स
tan इनवर्स 0.4, ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 0.4 इज इक्वल टू 21.8, ठीक है, और 21.8 एंगल है और यहाँ पे ये वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा थीटा एस इज इक्वल टू 21.8 डिग्री, ठीक। तो बस इतना सा आंसर था, घर्षण गुणांक मिल गया 0.4 और घर्षण कोण मिल गया 21.8, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का यहाँ पे क्वेश्चन एंड होता है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहे हैं, 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका है वो फर्श पर रखा है, ठीक है, ये फ्लोर है, फर्श है, इसी पर एक गुटका रखा हुआ है, ठीक है। चलिए स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस का मान दिया है आपको, ठीक है, कितना 0.4, ठीक है। इस पे 3 न्यूटन का एक बल लगाया जा रहा है चित्रानुसार, ऐसे जो ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। गुटके तथा फर्श के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो इजी है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम घर्षण बल निकालेंगे, ठीक है। घर्षण बल Fs का मान कितना होता है, Fs इज इक्वल टू होता है म्यूएस इंटू आर, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के नियम से, ठीक है। अब R इज इक्वल टू कितना है, R इज इक्वल टू है M इंटू जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंस R इक्वल M इंटू जी, ठीक है। अभिलंब तल की प्रतिक्रिया वस्तु के भार के बराबर होती है, क्योंकि वस्तु अपने भार के बराबर बल लगाएगी फर्श पर, तो फर्श भी उस पर उतना ही बल लगाएगी, जिसे हम लोग R यानी अभिलंब तल की प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 3 इंटू जी की वैल्यू दी है 10, इसको गुणा करिए, ये पॉइंट इधर आएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि Fs का मान कितना आया 12 न्यूटन आया, ठीक। अब देखिए वस्तु पे बल लग रहा है इस दिशा में, अगर वस्तु मोशन स्टार्ट करेगी तो वेग उसका इस दिशा में होगा, तो गति के जस्ट अपोजिट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक बल कार्य करेगा घर्षण बल, और घर्षण बल का मान है 12 न्यूटन, यानी गति का जो विरोध कर रहा है, जो बल गति का विरोध कर रहा है वो 12 न्यूटन का है, और जो बल वस्तु को गति करा रहा है वो 3 न्यूटन का है। आप खुद सोचिए, वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल है 12 न्यूटन और वस्तु को गति कराने वाला बल है 3 न्यूटन, तो क्या वस्तु गति करेगी? नहीं, क्योंकि आरोपित बल है 3 न्यूटन, वो कम हो गया, घर्षण बल है 12 न्यूटन, वो ज्यादा हो गया, तो इस स्थिति में वस्तु गति नहीं करेगी। अब यहाँ पे जो ये घर्षण बल का मान निकल के आया है ये पूरी तरह से सही नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों, तो मेरी थ्योरी याद करिए, मैंने आपको पढ़ाते वक्त समझाया था, जब वस्तु गति नहीं करती है, वस्तु को गति करने के लिए ज्यादा बल चाहिए, हमारे द्वारा लगाया गया बल कम पड़ गया, तो क्या करते हैं हम लोग, तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि जब हम लोग थोड़ा सा बल लगाते हैं कि वस्तु चले, लेकिन हमारे द्वारा लगाया गया बल पर्याप्त नहीं है, उसको गति कराने के लिए और ज्यादा बल चाहिए, तो हमें क्या करना होता है, हम जैसे थोड़ा सा बल लगाते हैं तो वो वस्तु गति इसलिए नहीं करती है क्योंकि उस वस्तु की गति का विरोध करने के लिए घर्षण बल भी हमारे द्वारा लगाए गए बल के बराबर हो जाता है, ठीक है। और वस्तु गति करती नहीं है, क्योंकि जो बल वस्तु को गति करा रहा है और जो बल वस्तु को गति करने से रोक रहा है, दोनों बराबर हैं, तो वस्तु गति नहीं कर रही, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा बल बढ़ाया, घर्षण बल भी बढ़ गया, फिर हमने और बल बढ़ाया, घर्षण बल और बढ़ गया। एक समय ऐसा आएगा कि घर्षण बल बढ़ते बढ़ते अपने अधिकतम मान को पहुंच जाएगा, जब मेरे द्वारा आरोपित बल का मान उस घर्षण बल से ज्यादा हो जाएगा तब वस्तु गति करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल से कम है, तो इस स्थिति में, इस केस में घर्षण बल का मान अधिकतम मान 12 है, ठीक है, घर्षण बल का अधिकतम मान 12 है, लेकिन जब मैं 3 न्यूटन का बल लगाऊंगा तो घर्षण बल 12 न्यूटन का थोड़ी ना होगा। आप खुद सोचिए, अगर घर्षण बल 12 न्यूटन का है, हमारे द्वारा लगाया गया बल 3 न्यूटन का है, तो वस्तु रिवर्स में आनी चाहिए, और वस्तु कभी भी रिवर्स में ऐसे आएगी नहीं। आप खुद समझिए, हम वस्तु को इस दिशा में ढकेल रहे हैं, तो वस्तु अगर चलेगी तो इसी दिशा में चलेगी, रिवर्स नहीं आएगी। इसका मतलब कि इस स्थिति में हमारे द्वारा लगाया गया बल ही घर्षण बल के बराबर होगा, यानी कि स्थिति में क्या होगा, Fs का मान जो है वो F के बराबर हो जाएगा, ठीक है, Fs का मान जो है वो F के बराबर हो जाएगा और वो 3 न्यूटन आएगा, और ये वाला जवाब सही है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में जो फोर्स होते हैं वो सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं, सेल्फ मतलब कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होते हैं, घर्षण बल जो होते हैं वो सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये है, शुरुआत में आप थोड़ा बल लगाएंगे तो विरोध करने वाला बल भी थोड़ा है, आप बल को बढ़ाएंगे तो विरोध करने वाला घर्षण बल बढ़ जाएगा, आपके द्वारा लगाया गया बल बढ़ता जाएगा, उधर घर्षण बल बढ़ता जाएगा। लेकिन
जब आपके द्वारा लगाया गया बल इतना हो जाएगा कि घर्षण बल अब अपने अधिकतम मान पर पहुंच चुका है, अब घर्षण बल और ज्यादा नहीं बढ़ सकता, आप अपना बल बढ़ाते जाइए, घर्षण बल तो फिक्स हो गया, जहां पे आपका बल घर्षण बल से ज्यादा हो जाएगा वहीं पे वस्तु चलना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे घर्षण बल ज्यादा था, हमारे द्वारा आरोपित बल कम था, इसलिए इस केस में घर्षण बल आरोपित बल के बराबर हो जाएगा और 3 न्यूटन इसका जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। दोस्तों आज के सेशन में हमने जो भी पढ़ा इसके नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।